Hello students, so now let's continue with chapter number 17. We have already done various type of respiratory organs. Now let's discuss the structure of human respiratory system. Now this human respiratory system can be divided into two main parts. एक होता है आपका external और the conducting part जो कि एयर को कैरी करता है फ्रॉम द आउटसाइड अप टू द पॉइंट जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है. आई थिंक आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि लंग्स के अंदर जो एल्विलाई होते हैं जो कि छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्चुअली में लंग का पार्ट है जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है. तो एल्विलाई को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट. वाई एम कॉलिंग इट रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट? क्योंकि एल्विलाई के अंदर ही गैशियस एक्सचेंज जो प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस. तो हम एल्विलाई को रेस्पिरेटरी या जो है एक्सचेंज पार्ट कहते हैं. बाकी का जितना भी पार्ट है जो कि आउटर उससे स्टार्ट होकर एल्वुलाई से पहले तक का पार्ट है उसको हम बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि वो गैशियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ गैसेस को कैरी कर रहा है अप टू दी एल्वुलाई. तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. कंडक्टिंग पार्ट मतलब जो बाहर से एयर को एल्वुलाई तक लेकर जाएगा, और जो लास्ट वाला पार्ट है एल्वुलाई उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, क्योंकि गैसेस का जो एक्चुअल एक्सचेंज है वो वहीं पर होता है. ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ लेट्स डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वन बाय वन. तो जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से. जो हमारी नोज है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, वहाँ से हमारा जो रेस्पिरेटरी पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ये चलता है. एक्चुअली टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है अभी हम डिस्कस करेंगे एल्वुलाई से पहले वाला पार्ट है. ठीक है, तो मैंने बताया था एल्वुलाई को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है वो कंडक्टिंग पार्ट में आता है. तो जो हमारी नोज है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो हमें बाहर से नज़र आ रहे हैं, वहाँ से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो पार्ट है वो हमारा कंडक्टिंग पार्ट है, मतलब कि वो एयर को एल्वुलाई तक लेकर जाता है. अब आपने देखा होगा कि जो हमारी नोज होती है उसके अंदर एक स्पेस है जिसको कि हम बोलते हैं नेज़ल कैविटी भी कह सकते हैं, नेज़ल चेम्बर भी कह सकते हैं. जैसे माउथ के अंदर ओरल कैविटी होती है, नोज के अंदर जो हमारा पेयर ऑफ नॉस्ट्रल है उसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसको हम बोलते हैं नेज़ल चेम्बर. अब ये जो हमारा नेज़ल चेम्बर है ये नेज़ोफैरिंग्स में ओपन होता है. नेज़ोफैरिंग्स मतलब हमारे गले का ऊपर वाला पार्ट है ये, जहाँ पे फूड पाइप, विंड पाइप एक साथ प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो नेज़ल चेम्बर है ये अल्टीमेटली ओपन हो रहा है नेज़ोफैरिंग्स में. अब इस नेज़ल चेम्बर में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं वो हमें देखने हैं. इस नेज़ल चेम्बर में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब ये हेयर्स क्या काम करते हैं दैट वी हैव टू सी. देखो जो भी एयर है उसमें बहुत सारे सो मेनी डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट. तो ये जो हेयर्स प्रेजेंट है नेज़ल चेम्बर में इनका फंक्शन होता है दैट दे हैव टू ट्रैप दीज डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर उसको वो ट्रैप कर लेते हैं एंड लेटर ऑन दीज विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी. लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, जैसे आजकल आपने देखा होगा जो हमारे डिपार्टमेंट की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें बार बार ये गवर्नमेंट ने भी एक मुहिम चलाई है, प्लान चलाया है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, कि विंटर्स में दिल्ली एनसीआर रीजन में जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो उस केस को हम कैसे कम कर सकते हैं. एक्चुअली जो दिल्ली में पोल्यूशन होता है, देखो डस्ट पार्टिकल के साइज़ का सारा इट्स ऑल अबाउट द साइज ऑफ द डस्ट पार्टिकल. अगर लार्ज साइज डस्ट पार्टिकल्स हैं तो फिर वो हेयर्स जो नेज़ल चेम्बर में प्रेजेंट है उनसे फिल्टर हो जाते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि जो विंटर्स के टाइम पे दिल्ली में एयर पोल्यूशन होता है उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, और वो इतने स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं, पीपीएम में हम उनका साइज़ मेजर करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन. आप पढ़ोगे इस यूनिट को केमिस्ट्री में. सॉरी, नॉट पार्ट्स पर मिलियन, हम उसका जो साइज़ होता है वो माइक्रोमीटर्स में मेजर करते हैं. तो वो इतने स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं कि वो हेयर्स उनको ट्रैप ही नहीं कर पाते और वो सीधा एल्वुलाई तक पहुंच जाते हैं. अगर वो सीधा एल्वुलाई तक पहुंच जाएंगे, हेयर्स उनको ट्रैप ही नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर सो स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक, तो ऑब्वियसली एल्वुलाई जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे. सो दैट इज़ वाई जो दिल्ली में पोल्यूशन होता है वो इतने स्मॉल साइज पार्टिकल्स का हो जाता है कि फिर वो हमारा ये जो हेयर्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द नेजल चेम्बर, दे आर नॉट एबल टू फिल्टर देम आउट एंड दे विल स्ट्रेट अवे रीच दी एल्वुलाई. उसके अलावा भी नेजल चेम्बर्स के बहुत सारे फंक्शन हैं. जैसे ये जो नेजल चेम्बर होता है ये एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के साथ भी
कंपैटिबल करता है। जैसे भी आप देखो विंटर सीजन चल रहा है, कितनी ज़्यादा ठंड है, आउटसाइड एयर जो टेम्परेचर है वो आपका 10-15 डिग्री सेल्सियस होगा, ओके। लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 है, तो बाहर से जो एयर आ रही है वो तो बहुत ठंडी है, तो हमें उसको बॉडी टेम्परेचर तक हीट अप करना है। तो नेज़ल चेम्बर के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उससे जो हीट रिलीज होती है, तो जो कोल्ड एयर बाहर से नोज़ के अंदर एंटर हो रही है वो वार्म अप हो जाएगी। जब समर सीजन होगा, जैसे जून जुलाई का आप इमेजिन करो, at that time outside temperature is very high, it can be 40 degrees celsius or above। तो जब outside temperature इतना high है तो जो warm air है it needs to be cool down। तो यहाँ पे जो भी extra heat present होती है entering air में या atmospheric air में, वो nasal chamber की जो blood vessels हैं वो absorb कर लेती हैं। तो nasal chamber का एक और function भी है कि जो outside air, atmospheric air हमारी बॉडी में एंटर कर रही है, उसके टेम्परेचर को वो बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच करवाते हैं। ओके, सो वी हैव डिस्कस दिस ऑल अबाउट द नेजल चेम्बर। नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब देखो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जो नेजल चेम्बर है वो यहाँ पे नेक में एक पार्ट होता है, यहाँ पे जो फेरिंग्स करके भी लिखा है। फेरिंग्स के एक्चुअली 3 पार्ट्स होते हैं, तो एनसीईआरटी में उन्होंने लिखा हुआ है नेजोफेरिंग्स। एक्चुअली जो नोज का पार्ट फेरिंग्स में ओपन होता है, अपर पार्ट जो होता है फेरिंग्स का, दैट वुड बी नोन एज नेजोफेरिंग्स। सो दिस अपर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स इज कॉल्ड नेजोफेरिंग्स। और ये फेरिंग्स में फूड पाइप, विंड पाइप जो हैं दे आर प्रेजेंट टुगेदर। लेकिन जो भी हमारी विंड पाइप है, यहाँ पे एक छोटा सा मैं डायग्राम बना देती हूँ। विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी कहते हैं। जो विंड पाइप है उसके ऊपर एक ओपनिंग होती है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस। और यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपीग्लॉटिस। तो जब भी आप खाना खाते हो, वेन एवर यू आर ईटिंग और swallowing द फूड, तो ये जो एपीग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस को पूरा, ये जो नीचे होल है इसको पूरा इसके ऊपर फिट हो जाएगा। इट्स लाइक अ लिड लाइक स्ट्रक्चर, और उसको पूरा ब्लॉक कर देगा सो दैट जो फूड है वो बाय मिस्टेक कभी भी विंड पाइप में एंटर नहीं होना चाहिए। बट समटाइम जब व्हेन यू आर ईटिंग द फूड, इफ़ यू आर टॉकिंग और इफ़ यू आर लाइंग डाउन, अगर आप लेट के खाना खा रहे हो, बातें कर करके खाना खा रहे हो, सो देर आर चांसेस दैट बाय मिस्टेक द फूड माइट एंटर इनटू द विंड पाइप। उस केस में फिर कफिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है सो एज टू एक्सपेल द फूड पार्टिकल्स, ओके। देन वी हैव टू डिस्कस कि जो हमारा फेरिंग्स है, आफ्टर फेरिंग्स जो हमारी विंड पाइप स्टार्ट हो जाती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वो कवर्ड है एपीग्लॉटिस से। यहाँ पे इसी पोर्शन पे टॉप में यू कैन सी एक और स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है विंड पाइप के टॉप पे, विच इज़ कॉल्ड लैरिंग्स। ये कार्टिलेजिनियस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। जब तक प्यूबर्टी एज नहीं होती है, जिसको कि हम 13-14 ईयर्स बोलते हैं, तब तक इसका साइज़ मेल फीमेल्स में इक्वल होता है। बट आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, बॉयज़ के केस में जो लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो जाता है और फिर वो प्रोमिनेंटली नज़र भी आने लग जाता है। उस केस में फिर हम उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। आई थिंक ये आपने छोटी क्लासेस में 7th-8th में पढ़ा होगा, ये टर्म्स वहाँ पे यूज़ कर दे। सो दिस एडम्स एप्पल इज़ नथिंग, इट इज़ द लैरिंग्स और द वॉइस बॉक्स, जो कि मेल्स में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। नाउ व्हाई आर वी कॉलिंग दिस लैरिंग्स एज वॉइस बॉक्स? बिकॉज इसमें 2 पेयर ऑफ कार्टिलेजिनियस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। Let me just erase it and then write. So it has 2 pairs of, we can say, vocal cords. ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वोकल कॉर्ड्स। तो जब भी आपके लंग्स से एयर बाहर निकल रही है या एयर जो है वो लंग्स में एंटर हो रही है, सो दीज वोकल कॉर्ड्स दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, एंड वंस दे आर वाइब्रेटिंग देन ऑब्वियसली साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं 2 पेयर्स हैं, ट्रू हैं। एक्चुअली कुछ फॉल्स भी होते हैं जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, बट जो हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं दे आर 2 इन नंबर। सो व्हेनेवर दे आर वाइब्रेटिंग साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, उसके बाद देखो ये जो हमारा ट्रैकिया है, विंड पाइप है, इसके ऊपर ये कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बने हैं, जिसको यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, बट आपकी एनसीईआरटी में कार्टिलेजिनियस रिंग लिखा होगा। एक्चुअली जो भी हमारा
विंड पाइप है उसके ऊपर ऐसे रिंग, कार्टिलेज की रिंग बनी होती है। कार्टिलेज आपको पता है ना, एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है जो हमारे आउटर ईयर में भी होता है, नोज टिप में भी प्रेजेंट है। तो ट्रैकिया विंड पाइप के ऊपर जो कार्टिलेज रिंग्स होती हैं वो कंप्लीट नहीं होती, वो ऐसे सी शेप या इनकम्प्लीट रिंग्स हैं। मतलब आगे पीछे और साइड में, आगे और साइड्स में तो होती हैं, पीछे की साइड रिंग नहीं है। तो ये ऐसे सी शेप या इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं विच आर कवरिंग दिस ट्रैकिया और द विंड पाइप। अब इनका फंक्शन क्या है, जब आप एनसीईआरटी में रीड करोगे तो वहाँ पे मेंशन्ड है दैट दे प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ द विंड पाइप। तो ये पता होना चाहिए कि कोलैप्सिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब भी गैशियस एक्सचेंज होता है तो प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा, एंड ड्यू टू दैट अगर ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स नहीं है तो जो टू वॉल्स हैं ट्रैकिया की वो आपस में एक दूसरे को ऐसे टच कर सकती है। तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर की, क्योंकि ट्रैकिया बहुत सॉफ्ट पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, अगर टू वॉल्स बीच में से ऐसे टच करना शुरू कर देंगी तो ऑब्वियसली ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा। और अगर ये एक बार ऐसे ब्लॉक हो गया तो गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, एंड इन द एब्सेंस ऑफ दैट द ऑर्गेनिज्म कैन डाई ऑल्सो। तो वी डू नॉट वांट दिस सिचुएशन टू अराइज। इसको बोलते हैं कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग का मतलब है कि कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर है सॉफ्ट, उसकी जो वॉल्स हैं वो एक दूसरे को टच करना स्टार्ट कर दे और पाइप पूरा ब्लॉक हो जाए। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मेडिकल साइंसेज में कोलैप्सिंग। सो वी डू नॉट वांट द ट्रैकिया टू कोलैप्स। तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं, नेचर ने क्या स्ट्रैटेजी डिवाइस की है कि जो ट्रैकिया है इट हैज़ बीन कवर्ड बाय दीज कार्टिलेजिनियस रिंग जो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, and these cartilaginous rings will make sure that the trachea does not collapse. Now this trachea अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस या लेफ्ट या राइट ब्रोंकाई। अब ये लेफ्ट या राइट ब्रोंकाई क्या चीज़ है ये हमें पता होना चाहिए। देखो, जो लेफ्ट ब्रोंकस है वो लेफ्ट लंग में एंटर करेगा, जो राइट ब्रोंकस है वो राइट लंग में एंटर करेगा। और हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा होगा कि हमारा हार्ट कौन सी साइड पे सिचुएटेड होता है। हार्ट हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड पर होता है। तो अब आप खुद सोच के देखो, अगर हार्ट लेफ्ट साइड पर है तो क्या हमारा लेफ्ट लंग और राइट लंग जो होगा वो साइज में इक्वल होगा, वॉल्यूम में इक्वल होगा? नो। एक्चुअली जो लेफ्ट लंग होता है, क्योंकि उसको हार्ट को भी स्पेस देना होता है, उसको हार्ट को भी अकोमोडेट करना है, तो लेफ्ट लंग विल बी स्मॉलर। लेफ्ट लंग हमारा हमेशा स्मॉलर होता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स या टू लोब्स। ठीक है, तो ये इस टाइप का आपको बेसिक एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि वाई लेफ्ट लंग इज स्मॉलर, बिकॉज इट हैज़ टू अकोमोडेट द हार्ट। बट जो हमारा राइट लंग है वो साइज में बिगर है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ थ्री लोब्स। उसमें थ्री लोब्स जो होते हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद जब ये हमारा विंड पाइप, जिसको हम प्राइमरी या लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई बोल रहे हैं, जब ये लंग्स में एंटर करेगा तो अभी इसको और छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो ये जो प्राइमरी है वो सेकेंडरी में चेंज हो जाएगा। यू कैन सी ये जो पाइप था वो और छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया जिसको हम सेकेंडरी बोल रहे हैं। सेकेंडरी वाला और स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो गया जिसको कि हम टर्शरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंकस बोल रहे हैं। उसके बाद फिर वो और पार्ट में डिवाइड हो गया ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल फिर ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो गया and ultimately these terminal bronchiole will open into the alveoli or sac like structure. तो nostril से लेके, ठीक है, ये जो हमारा nostril था, nostril से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ये वाला जो हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ये पार्ट हमारा कहलाता है कंडक्टिंग जोन, क्योंकि इसका काम है that it is carrying atmospheric air from the outside up to the alveoli. alveoli के लिए हम टर्म यूज करेंगे रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी गैशियस एक्सचेंज होगा दैट विल बी टेकिंग प्लेस इन दी alveoli. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस। हमने लैरिंग्स का फंक्शन डिस्कस कर लिया है, कार्टिलेजिनियस का कर लिया है, एपिग्लॉटिस का फंक्शन भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ alveoli. alveoli क्यों हेल्प कर रहे हैं गैशियस एक्सचेंज में, दैट वी नीड टू डिस्कस कि ऐसा alveoli में क्या स्पेशल है कि वो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प कर सकते हैं। एक्चुअली जो alveoli होते हैं ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, उनके अंदर 4 स्पेशल क्वालिटीज़ हैं ड्यू टू विच दे आर एक्टिंग लाइक द रेस्पिरेटरी और द एक्सचेंज पार्ट। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि उनकी वॉल बहुत ज़्यादा थिन है। आपने चैप्टर 7 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथीलियम पढ़ा है, तो आप मेरे को बताओगे कि कौन से टाइप का एपिथीलियम इसमें प्रेजेंट है। थिन वॉल का बेनिफिट ये है कि गैशियस एक्सचेंज फास्टर होगा। जितनी ज़्यादा वॉल थिक होगी गैसेस को एक्सचेंज होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, डिफिकल्टी लेवल हाई होगा।
तो एल्वुलाई की जो वॉल है वो एकदम थिन है। देन परमिएबल है, अगर कोई स्ट्रक्चर हार्ड होगा, नॉन परमिएबल होगा, तो गैसेस उसके थ्रू एक्सचेंज ही नहीं हो सकती। बट ये जो हमारी एल्वुलाई की वॉल्स हैं, दे आर वेरी परमिएबल, सो लॉट ऑफ गैसेस कैन बी एक्सचेंज्ड ईजीली। उसके अलावा ये मॉइस्ट होता है। एक्चुअली गैसेस की टेंडेंसी होती है कि जहाँ पे मॉइस्चर है थोड़ा सा सॉल्युबलाइज हो जाती हैं एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन टेंड्स टू इंक्रीज। तो अगर मॉइस्ट है एल्वुलाई की सरफेस तो गैसेस एक्सचेंज होगा वो फास्ट हो जाएगा। लास्ट वाली इसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इट इज इट हाईली वैस्कुलर। एल्वुलाई में बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, सो ड्यू टू विच इट कैन रैपिडली एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है कि एल्वुलाई मॉइस्ट है, इसको हमें अपनी डेली लाइफ में हम बहुत रेस्पेक्ट में यूज़ करते हैं, बट वी समटाइम डोंट रियलाइज दिस। जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड हो जाता है तो लोगों की टेंडेंसी होती है, लोग बोलते हैं ना स्टीम ले लो ठीक हो जाएगा, दे टेक अ स्टीमर एंड दे स्टार्ट टेकिंग स्टीम। तो जब भी आप स्टीम लेते हो, वार्म एयर आपके लंग्स में जाती है। स्टीम लेना अच्छी बात है, कोल्ड हो गया लो, लेकिन इसको दिन में 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा ले लिया तो फिर ये आपको फ़ायदा करने की बजाय आपको नुकसान भी कर सकती है। नाउ लेट्स सी हाउ दैट इज़ पॉसिबल। बिकॉज जब आप स्टीम ले रहे हो तो जो वार्म एयर होती है उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता, एंड व्हेन दैट स्टीम और द वार्म एयर इज एंटरिंग इनसाइड योर लंग्स, इट इज़ एंटरिंग इनसाइड द एल्वुलाई। तो एल्वुलाई में तो बहुत मॉइस्चर होता है, तो वहाँ से ये मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करके दिस वार्म एयर विल बी टेकिंग अवे द मॉइस्चर फ्रॉम द एल्वुलाई। ज़्यादा स्टीम ले लोगे तो आपकी जो एल्वुलाई हैं वो ड्राई हो जाएंगे। तो कई बार किसी को कोल्ड हो जाता है, किसी ने बहुत ज़्यादा स्टीम ले ली ना, तो बेचैनी जैसा घबराहट जैसा होना स्टार्ट हो जाता है। वाई? बिकॉज आपके एल्वुलाई अगर ड्राई हो गए, योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, so I think that was about the respiratory or the exchange part. Now let's talk about the coverings of the lung, कि lungs कितनी लेयर से covered है। तो lungs जो होते हैं वो एक लेयर से covered होते हैं जिसको कि हम बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा वर्ड लैटिन में it stands for the lung। तो दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। तो जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 में कि हमारे यहाँ पे रिब केज प्रेजेंट होता है। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है रिब केज। तो जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो रिब केज के साथ अटैच्ड है, ठीक है। और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, दो लेयर्स होती हैं प्लूरा की, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो लंग्स के साथ अटैच्ड है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आउटर वाली रिब केज के साथ अटैच्ड है, इनर वाली लंग्स के साथ अटैच्ड है। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक एम्प्टी स्पेस होता है जिसको कि हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी, और इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको कि हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। एक्चुअली इस फ्लूइड का बेनिफिट क्या है, प्लूरल फ्लूइड का, कि दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होने देता। आपको पता है, आपने फिजिक्स में कंसेप्ट पढ़ा है, अगर फ्रिक्शन होगा तो दोनों मेम्ब्रेन्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। तो उनके बीच में फ्लूइड है, एंड वी नो फ्लूइड्स की फ्रिक्शन बहुत कम होती है। तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो लंग्स अच्छे से काम कर सकते हैं, ब्रीदिंग जो है वो प्रॉपर होगी। नाउ लास्ट पॉइंट विच वी हैव टू डिस्कस इज दैट कि जो लंग्स हैं दे आर प्रेजेंट इन एन एयर टाइट चेम्बर। लंग्स हमारे एक एयर टाइट चेम्बर में प्रेजेंट है। एक्चुअली लंग चारों तरफ से कवर्ड है, नीचे की तरफ ये डायफ्राम प्रेजेंट है, साइड्स में रिब केज प्रेजेंट होता है, ठीक है, सारे साइड्स पे रिब केज होगा, पीछे की तरफ बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो ये चारों साइड से कवर्ड है, पीछे बैकबोन है, साइड्स में रिब केज है, नीचे डायफ्राम है। तो नेचर ने ऐसा इसको क्यों बनाया है कि इट शुड बी प्रेजेंट इन अ एयर टाइट चेम्बर, दैट वी विल सी। क्योंकि अगर लंग्स जब एयर टाइट चेम्बर में होते हैं तभी वो काम कर पाते हैं, बिकॉज दैट विल हेल्प देम इन क्रिएटिंग अ प्रेशर डिफरेंस विच हेल्प्स द लंग्स टू एक्सचेंज गैसेस। कई बार क्या होता है, जो इंडियन आर्मी में सोल्जर्स होते हैं या इफ़ एनी पर्सन इज़ देयर एंड इफ़ एनी बुलेट इंजरी इज़ टेकिंग प्लेस, तो ये जो एयर टाइट चेम्बर है इट्स टेंड टू गेट डैमेज्ड। और अगर एयर टाइट चेम्बर नहीं रहेगा तो लंग्स की वर्किंग पे डेफिनेटली इफेक्ट होता है। तो उस केसेस में हो सकता है बुलेट इंजरी, अगर अपर पोर्शन में, एक बार मेरे को याद है शायद किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थोरैकिक कैविटी। ओके, थोरैकिक कैविटी का मतलब होता है कि जो हमारा ये चेस्ट है उसका ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं थोरैक्स। ओके, दिस अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बिलो द नेक, ये जो अपर पार्ट है हमारा चेस्ट का, दिस इज कॉल्ड थोरैक्स। और इसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस है जिसमें सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, रिब केज है, लंग्स है,
heart है, diaphragm है. This empty space is called thoracic cavity in which all these organs are present. और जो हमारे chest का नीचे वाला portion है जहाँ पे small intestine या ये सब present होता है उसको हम बोलते हैं abdomen. और उसके अंदर जो empty space होगा उसको बोलेंगे abdominal cavity. This is how we define it in medical sciences. कि जो नीचे वाला portion है that will be known as abdomen. उसके अंदर जो स्पेस है दैट विल बी नोन एज एब्डोमिनल कैविटी. उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स होंगे. जो चेस्ट का ऊपर वाला पार्ट है दैट इज नोन एज थॉरिक्स. तो ये जो थॉरिक्स होता है ये एयर टाइट चेम्बर है. तो इसका एयर टाइट चेम्बर होना बहुत ज़रूरी है, विदाउट विच द लंग्स विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल. ओके, देन वी हैव टू डिस्कस कहीं पे स्टेप्स होंगे रेस्पिरेशन के. ओके, आपकी बुक में देखो जब आप रीड करोगे तो उसमें रेस्पिरेशन के स्टेप्स मेंशन है. मैंने आपको डिफरेंस बताया था बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. तो जो रेस्पिरेशन होते हैं उसके 5 स्टेप्स हैं. ठीक है, पहला जो इसमें स्टेप होता है वो है ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन प्रोसेस का पहला ही स्टेप होता है ब्रीदिंग. मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज टेकिंग प्लेस. जो अभी हमने पूरा पाथवे करा है उसी के थ्रू होता है. नेक्स्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ एग्जैक्टली ब्रीदिंग टेक्स प्लेस. उसके बाद सेकेंड स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज. देखो जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन रिच एयर है, वो एल्वुलाई के अंदर आ गई. एल्वुलाई के आसपास ब्लड वेसल्स हैं. तो अब जब ये एल्वुलाई के अंदर आ गई है तो यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में रिलीज हो जाएगी. दैट वुड बी द सेकेंड स्टेप. ठीक है, एल्वुलाई के अक्रॉस गैसेस जो है वो डिफ्यूज हो रही हैं. उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी टू वेरियस बॉडी सेल्स, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नाउ ब्लड विल बी कैरिंग दिस ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स. दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस. उसके बाद फोर्थ इसमें जो स्टेप होता है कि वंस द ब्लड हैज सप्लाइड द ऑक्सीजन टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स, अब ब्लड और टिश्यूज के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होगा. ये भी हम पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी. ये हमारी इमेजिन करो ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारी सेल्स हैं. तो ब्लड वेसल से ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाएगी और सेल्स का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाएगा. तो वहाँ पे एक बार और डिफ्यूजन होगा, गैसेस ऑफ एक्सचेंज होगा. वंस द ऑक्सीजन हैज एंटर्ड इनसाइड द सेल, नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कि जो इस ऑक्सीजन को सेल यूज़ करेगा फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. वी नो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, एनर्जी विल बी रिलीज्ड. ओके, सो ये सारा जब प्रोसेस हो जाएगा, पाँचों स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, फूड का ब्रेक डाउन हो जाएगा, दिस एंटायर प्रोसेस विल बी कॉल्ड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के लिए कई बार टर्म हम यूज़ कर लेते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इट विल बी टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल्स, दैट द cells will be ultimately absorbing oxygen and they will be utilizing this oxygen in the breakdown of food. So with this we have completed the topic of human respiratory system. So I hope you enjoyed the session. Now let's thank bankofbiology.com because we are using their PDF.